वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास के स्वतंत्रता संग्राम खंड का एक विषय जिसको सूरत विभाजन कहते हैं उसको पढ़ने जा रहे हैं। सूरत विभाजन पढ़ने से पहले ये बता देना चाहते हैं कि बंगाल प्रांत का जो विभाजन था जिसको पूर्व के क्लास में हम लोगों ने देखा था, उस विभाजन में जो स्वदेशी आंदोलन चला, उस आंदोलन ने कांग्रेस के अंदर या कांग्रेस को कह लीजिए दो दलों में बांट दिया और उन दो दलों को या दो वर्गों को गरम दल और नरम दल के नाम से जाना जाता है। तो कांग्रेस के अंदर जो गरम दल और नरम दल का जो उदय हुआ उसको हम कांग्रेस के काल में विभाजित करने का कारण मान सकते हैं। अभी तक 1885 से लेकर 1905 ईस्वी तक यानी जो 20 वर्षों का पीरियड है, उसमें कांग्रेस की नीति भिक्षावृत्ति की रही, मेडिकेंसी की रही और ये जो गरम दल के लोगों के द्वारा दिया गया नाम था। तो इस प्रकार से जो उदारवादी नेता थे जिन्होंने 20 वर्ष तक कांग्रेस को खड़ा किया या कांग्रेस को गतिशील बनाया, सूरत विभाजन पढ़ने से पहले उनके कार्यों का अवलोकन करना काफ़ी अनिवार्य है। जब तक हम लोग कांग्रेस के 20 वर्षीय आरंभिक के काल के नेताओं के क्रियाकलापों का लेखा जोखा नहीं करेंगे, तब तक हमें सूरत विभाजन का परिदृश्य समझ में नहीं आएगा। तो थोड़ा सा उस पर पहले हम बोलना चाहते हैं ताकि आप इस घटना का जो सूरत में हुआ उसकी पृष्ठभूमि को समझ सकें। तो जहाँ तक उदारवादियों का प्रश्न है, लिबरल्स का या मॉडरेट का प्रश्न है, तो इनके सकारात्मक पक्ष भी थे और नकारात्मक पक्ष भी थे। अर्थात इनके पक्ष में भी कुछ बातें बोली जा सकती हैं और इनके विरोध में भी कुछ बातें बोली जा सकती हैं। पक्ष में जो बातें बोली जा सकती हैं, इनका सकारात्मक पहलू जो व्याख्या किया जा सकता है, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इनकी नीति के कारण जो है भारत में राष्ट्रवादी विचारधाराओं का उदय हुआ। अभी तक जनता राष्ट्रवाद से परिचित नहीं थी, तो इन्होंने जो अपनी राजनीतिक गतिविधियां चलाई उसका परिणाम ये हुआ कि जनता के बीच राष्ट्रवादी भावना का उभार हुआ। दूसरी बात ये कि अपनी नीतियों के परिणाम स्वरूप ये कांग्रेस को, एक संगठन जो ऑल इंडिया था, उसको ब्रिटिशों के आक्रमण से बचाने में ये सफल रहे। अगर अपनी नीति शुरू से ही ब्रिटिश विरोधी रखते तो शुरू में ही कांग्रेस को अंग्रेजों के द्वारा खत्म कर दिया गया। तीसरी बात ये कि बहुत सारी मांगों को ये मनवाने में सफल रहे, जिसमें सबसे बड़ी मांग ये थी कि जो गवर्नर जनरल की विधायिका परिषद थी उसमें भारतीयों की संख्या को बढ़ाने में सफल रहे, उसमें भारतीयों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाने के प्रावधान करने में सफल रहे और उस विधायिका में प्रश्न पूछने में सफल रहे। तो इस तरीके से ये कहना कि इन्हें कोई सफलता नहीं मिली गलत होगा। बहुत सारी सफलताएं इनके नाम जुड़ी हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इनकी गतिविधियां जो क्रियाविधि थी वो पूरी तरीके से आलोचनाओं से मुक्त था। इन पर आलोचनाएं भी की जा सकती हैं। सबसे बड़ा आलोचना ये था कि ये उदारवादी जो थे वो सब के सब मध्यम वर्गीय थे, न ही इसमें उच्च वर्गों को शामिल किया गया था और न ही इसमें निम्न वर्गों को शामिल किया गया था। यहाँ पर उच्च और निम्न का मतलब ये है कि मध्यम वर्ग का अर्थ हुआ कि जो पढ़े लिखे हुए लोग थे, यानी डॉक्टर थे, वकील थे, पत्रकार थे, यही इसमें शामिल थे। बाकी जनता का जो भी वर्ग था वो इसमें शामिल नहीं था। तो इनकी सबसे बड़ी कमी थी कि कांग्रेस को इन लोगों ने जन आंदोलन नहीं बनाया और जनता से ये जुड़े हुए नहीं रहे, सिर्फ एक मध्यम वर्गीय दल बनकर करके रह गए थे। तो ये सबसे बड़ी इसकी आलोचना की जा सकती है। तो इस कंटेक्स्ट में आगे यानी उदारवादियों के सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष के बाद
जो आगे बातें हमें कहनी है वो ये कि 20वीं शताब्दी जैसे ही शुरू हुआ, 20वीं शताब्दी जैसे ही शुरू हुआ और 19वीं शताब्दी का जो अंतिम दशक था, ये जो पीरियड है लगभग 15 वर्षों का मान लीजिए, तो ये बहुत बड़े परिवर्तन का पीरियड है। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी कि जिन घटनाओं ने कांग्रेस के अंदर एक नई विचारधारा को जन्म दिया। उसमें सबसे पहली ये महत्वपूर्ण घटना लीटन और रिपन वाली थी कि लीटन भारत के विरोध में काम कर रहा था और रिपन जो है वो भारत के पक्ष में काम कर रहा था। तो इससे तुलना करने का भारतीयों को अवसर मिल गया। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी 1967 से ही 1967 और 68 से ही धन के अपवहन का प्रचार कर रहे थे कि ब्रिटेन किस प्रकार से भारतीय धन को ब्रिटेन में भेज रहा है, जिसके कारण भारत निर्धनता के दुष्चक्र में फंसा हुआ। 1867 हाँ 1867 ही हम बोले थे। हाँ 1867 तो 1867 से उन्होंने जो प्रयास किया तो उससे लोगों को पता चला कि हमारे वर्तमान समय में जो हमारी निर्धनता, बेरोजगारी या दुरावस्था की परिस्थितियां हैं, उसके लिए ये ब्रिटिश शासन अकाउंटेबल है। देखिए, जब तक तथ्य की वास्तविकता समझ में नहीं आती है तब तक विचार में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो अभी तक भारत के लोग शासक वर्ग को पूर्व के समान ही देख रहे थे। यहाँ की नियति क्या थी? तो जो भी सत्ता पर कब्जा कर लिया लोग उसको शासक मान लेते थे, चाहे वो देशी हो चाहे वो विदेशी हो। ये देशी विदेशी की भावना उस समय तक उभर ही नहीं पाई। तो दादा भाई नौरोजी ने जो आर्थिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया उसकी परिणति ये थी कि साहब लोगों में ये जागृति आई कि विदेशी सत्ता है और इस विदेशी सत्ता का मूलभूत उद्देश्य जो है वो भारत का दोहन करना। फिर उसके बाद कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसने ब्रिटिश अपराजेयता के भ्रम को तोड़ दिया। अभी तक भारतीयों के दिलों में ये बात घुस गई थी कि ब्रिटेन को पराजित नहीं किया जा सकता, ये बहुत मजबूत शक्ति है। तो अगर आप मन में मान ही लिए कि सामने वाले से जो लड़ रहा है उसको हम नहीं हरा सकते हैं, तो फिर आप लड़ेंगे ही नहीं, आप पीछे हट जाएंगे। तो यही परिस्थितियां भारत में थी। लेकिन दो ऐसी घटनाएं घटी जिसने इस भ्रम को तोड़ दिया। एक घटना अदोबा का युद्ध था जो 1897 ईस्वी में लड़ा गया। और ये अदोबा का युद्ध लड़ा कहाँ गया, तो किसके मध्य लड़ा गया? तो इटली जो एक शक्तिशाली देश था और सोमालिया जो एक बिल्कुल पिछड़ा हुआ निर्धन देश था, वहाँ के लोगों के बीच लड़ा गया। इटली सोमालिया पर कब्जा करना चाहता था और सोमालिया के लोगों ने उसका प्रतिकार किया। इटली के पास बंदूकें थी, सोमालियन लोगों के पास जो था तीर और तलवार था, लेकिन अपने अदम्भ साहस के बल पर इटली को पराजित किया सोमालियन लोगों अदोबा के लिए। फिर 4-5 में रूस जापान युद्ध हुआ। तो रूस एक बहुत बड़ी महाशक्ति थी और जापान उसके समक्ष जो था चूहा था, लेकिन जापान ने इस युद्ध में रूस को पराजित किया। तो ये दो घटनाएं ऐसी थी जिसमें यूरोप के अपराजय होने का मिथक ही टूट गया। एक में अफ्रीकी शक्ति ने यूरोपीय शक्ति को पराजित किया और दूसरे में एक एशियाई शक्ति ने यूरोपीय शक्ति को पराजित किया। तो इस तरीके से ये सब जो घटनाएं चल रही थी, तो उसे कांग्रेस के अंदर ही जो है वो कांग्रेस के पूर्व के नीतियों के स्थान पर एक अलग विचारधारा जन्म ले रहा था, जो पूर्व के नीतियों के विपरीत ये मान रहा था कि अंग्रेज हमारे हितैषी नहीं है, अंग्रेज अच्छी नस्ल के लोग नहीं हैं और ये भारत में शोषण करने के लिए आए हैं, इनका यहाँ से जाना जो है आवश्यक है भारतीयों के हित में। तो विचार में जो ये परिवर्तन आया ये उग्र परिवर्तन, इसलिए जो है इसको उग्रवाद के नाम से भी जाना जाता है या गरम दल के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर?
तो सूरत में कांग्रेस क्या हुआ? सूरत विभाजन का मतलब ये मत मानिए आप कि सूरत शहर जो गुजरात का है वो दो भाग में बट गया। सूरत विभाजन का सीधा सा अर्थ ये है कि सूरत का नामक स्थान पे कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और उस अधिवेशन में जो है वो कांग्रेस दो भागों में बट गई, एक गरम दल में, एक नरम दल में। इसी को हम लोग सूरत विभाजन बोलते हैं। ठीक है, अब स्पष्ट हो गया। तो इतनी पृष्ठभूमि समझाना काफी ही अनिवार्य था, आवश्यक था। अब हम लोग बजाते तौर पे टॉपिक पे क्रमबद्ध रूप से इसके घटनाक्रम को लेकर के अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखिए साहब, कांग्रेस का कांग्रेस के अंदर स्वदेशी आंदोलन के विषय पर मतभेद था। अब ये मतभेद दो स्तरों पर था। कितने स्तरों पर था? दो स्तरों पर। एक तो ये था कि स्वदेशी आंदोलन के प्रसार क्षेत्र को लेकर और दूसरा बहिष्कार आंदोलन में सम्मिलित विषयों को लेकर। ठीक है, देखिए मतभेद शुरू कहां से कांग्रेस में? मतभेद कांग्रेस में शुरू से, अभी जो लेक्चर्स दिए उसकी पृष्ठभूमि बता रहे थे, उसका बैकग्राउंड बता रहे थे उस मतभेद का। लेकिन अब उस घटना को हम बता रहे हैं कि जहां से मतभेद शुरू हुआ। तो मतभेद की शुरुआत जो हुई वो स्वदेशी आंदोलन के विषय पर, और स्वदेशी आंदोलन जुड़ा हुआ किससे है? तो बंगाल विभाजन से। आप बंगाल विभाजन के टॉपिक पे पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं कि 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को जब बंगाल विभाजित किया गया तो उसके विरोध में नेताओं ने, राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने एक आंदोलन चलाया जिस आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन कहा जाता है। तो इस स्वदेशी आंदोलन के क्रियात्मक पक्ष को लेकर के कांग्रेस के अंदर दो विचारधाराएं आ गई, यानी मतभेद उत्पन्न हो गया। मतभेद का स्तर दो था, दो विषयों पर मतभेद हुआ। पहला विषय तो ये था कि ये जो स्वदेशी आंदोलन है इसका प्रसार क्षेत्र क्या है, यानी एक्सपेंशन एरिया को लेकर के, यानी कहाँ कहाँ चलाया जाए। तो कांग्रेस के जो पूर्व के लोग थे, यानी बुजुर्ग लोग थे, पहले से कांग्रेस का नेतृत्व करते हुए आ रहे थे, कहने का अर्थ ये है, उनका विचार ये था कि चूंकि ये विषय बंगाल का है इसलिए इस स्वदेशी आंदोलन को बंगाल तक ही सीमित रखा जाए। ऐसा वो इसलिए करना चाहते थे क्योंकि वो ब्रिटिश सत्ता के समर्थक थे। वो ये दिखाना चाहते थे कि मुद्दा बंगाल का है इसलिए आंदोलन बंगाल में चला रहे हैं,
बाकी स्थानों पर भारत में हम अंग्रेजों के समर्थक हैं। इसलिए जो पारंपरिक लोग थे कांग्रेस के, वो इस स्वदेशी आंदोलन को सिर्फ बंगाल तक ही सीमित रखना चाहते थे, जबकि कांग्रेस के अंदर जो उनके विरोधी विचारधारात्मक लोग थे, जो उनकी नीतियों को भिक्षावृत्ति की संख्या देते थे, जिनमें बाल पाल लाल और अरविंद घोष शामिल थे, इन लोग ये अवसर मानते थे इस बात का कि अब अंग्रेजों के विरोध करने का ये सही अवसर है। जनता पूरे उफान पर है, जनता राष्ट्रवाद के चाशनी को चख चुकी है। इसलिए ऐसी स्थिति में अंग्रेजों के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी स्वदेशी आंदोलन चलाया। तो ये मुद्दा था। अभी तक स्वदेशी आंदोलन दोनों विचारधाराओं के लोग साथ साथ चला रहे थे। ये वैचारिक मतभेद होने के बावजूद भी अलग नहीं हुए थे, लेकिन विचारधारा के आधार पर उनमें टूटन पड़ चुकी थी। बात समझ आ रही है? और दूसरा चीज जो था वो था कि स्वदेशी में एक बहिष्कार आंदोलन भी था कि हम ब्रिटिश सत्ता का बहिष्कार करेंगे। तो जो उदारवादी लोग थे उनका कहना था कि ये बहिष्कार सिर्फ कपड़े तक ही होना चाहिए, वस्त्र तक नहीं होना चाहिए। और जो उनके विरोधी विचारधारा के लोग थे उनका था कि नहीं, सिर्फ कपड़ों तक नहीं बल्कि ब्रिटिश सत्ता के हर संस्थाओं का विरोध किया जाना चाहिए जो असहयोग आंदोलन में होगा। हाँ, सरकारी स्कूल, वकालत या न्यायालय, ठीक है, इन सबों का बहिष्कार होना चाहिए। तो ये दो मुद्दे थे। यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि ये विचारधारात्मक मतभेद था। इसका अभी 1905 ईस्वी में दोनों में विभाजन नहीं हुआ था, दोनों साथ साथ स्वदेशी आंदोलन चला रहे थे, लेकिन विचारधारा के हिसाब से दोनों में ये आंदोलन के क्रियात्मक पक्ष को लेकर के ये दो मतभेद था, लेकिन दोनों अभी भी संगठित थे। बात समझ में आ रही है? ऐसे मतभेद के परिवेश में ये उपर्युक्त जो मतभेद हुआ, होते हुए निम्न दो अधिवेशन हुए। निम्न दो अधिवेशन, अधिवेशन का मतलब कांग्रेस का अधिवेशन, ठीक है ना? अधिवेशन एक हुआ 1905 में वाराणसी में। कहा? और इसकी अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। और दूसरा हुआ 1906 ईस्वी में कलकत्ता में। कहाँ हुआ? कलकत्ता। इसके अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी। अब देखिए कि दो अधिवेशन को समझना या पढ़ना क्यों जरूरी है। दो अधिवेशन को समझना या पढ़ना क्यों जरूरी है? तो ये जो बोला कि वैचारिक मतभेद शुरू हो गया था, तो वो जब वाराणसी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे, तो उस अधिवेशन में पहली बार ये मतभेद उभर करके सामने आया। पहली बार ये मतभेद उभर करके सामने आया। लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वयोवृद्ध कांग्रेसी नेता थे और इनका सब सम्मान करते थे, इसलिए ये विरोध जो है वो दब गया। मतलब इस पर कोई बवाल नहीं काटा गया कांग्रेस अधिवेशन। हाँ, व्यक्तित्व के कारण जो है कहिए कि विरोध दब गया। किसी किसी का व्यक्तित्व होता है बहुत मजबूत, तो उसके सामने लोग बोल नहीं पाते हैं, ठीक है, लेकिन दिल में आग जो है वो जलती रहती है, ठीक है। लेकिन जब 1906 में हुआ
तब लगा कि कांग्रेस विभाजित हो जाएगी। कांग्रेस ये दोनों दलों के नेताओं का एहसास हो गया, और दोनों दल के नेता नहीं चाहते थे कि विभाजन हो, ये भी बात है, लेकिन परिस्थितियां वैचारिक आयाम पर ऐसी बना रही थी कि विभाजन का डर लग रहा था। इसलिए ब्रिटेन से दादा भाई नौरोजी को बुलाया गया, सिर्फ इस विभाजन को टालने के लिए, क्योंकि दादा भाई नौरोजी अब एक ऐसे व्यक्ति थे कि जिनके व्यक्तित्व के सामने दोनों दल सर नहीं उठा सकते। तो दोनों दलों ने यही समझा कि कांग्रेस के विभाजन को रोकना है, तो साहब दादा भाई नौरोजी को बुलाया जाए ताकि विभाजन रुक जाए। तो दादा भाई नौरोजी तैयार हो गए इसके लिए, और उन्होंने कलकत्ता में 1906 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। क्लियर? अब उनके आने से विभाजन रुक गया, कांग्रेस का टूट रुक गई, लेकिन गरम दल का उफान थोड़ा ज्यादा था। तो गरम दल वालों को एक सफलता मिल गई कि कलकत्ता अधिवेशन में 4 प्रस्ताव पारित करवाने में वो सफल था। कितने? 4 प्रस्ताव। ये 4 प्रस्ताव काफी महत्वपूर्ण आपको जानना है, क्योंकि यही आगे के घटना के लिए उत्तरदायी होगा। ये 4 प्रस्ताव क्या था वो देख लीजिए। पहला था स्वदेशी आंदोलन, दूसरा था बहिष्कार आंदोलन, तीसरा था राष्ट्रीय शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा, और चौथा क्या था? स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा, अच्छा खैर ये देख के बता दें, भूल रही है संख्या। तो ये 4 प्रस्ताव थे, और इन 4 प्रस्तावों को गरम दल वालों ने पारित करवा दिया। क्या करवा दिया? पारित करवा दिया। ये 4 प्रस्ताव को गरम दल वालों ने पारित करवा दिया। ठीक है, पारित करवा दिया जरूर, लेकिन यही विवाद का या आगे अगले वर्ष में कांग्रेस के फूट का कारण बना। ठीक है, उसके पहले कि हम घटनाक्रम को आगे बताएं आपको, हम ये बताना चाहते हैं कि अब ये हो गया कि अब स्पष्ट रूप से कांग्रेस दो ग्रुपों में बढ़ गई, दो ग्रुपों में है ना। एक ग्रुप गरम दल कहलाया और दूसरा ग्रुप नरम दल कहलाया। गरम दल में आप जानते हैं पाल और लाल थे, और घोष थे। और नरम दल वालों में
बाकी लोग यानी 4 को छोड़ कर करके बाकी कांग्रेस में जो भी लोग थे वो सब के सब नरम दल के थे। यहाँ नेतृत्व की बात हो रही है, ठीक है। नेताओं में अभी तक कांग्रेस नेताओं की पार्टी थी, जनता की पार्टी नहीं बनी थी, इतना बात दिमाग में रखिए। जितना थे कांग्रेस में सब नेता ही नेता थे, कार्यकर्ता कोई नहीं था। कार्यकर्ता कब आएगा वो भी घटना बताएंगे आगे की क्लास में। अभी आप मान के चलिए कि अभी कांग्रेस के अंदर जितना भी लोग थे वो सब नेता थे, चाहे 72 लोग शुरू में हुए या सूरत में पहुंचते पहुंचते 1600 हो गए, तो ये सब नेता बढ़ रहे थे। हाँ, कार्यकर्ता नहीं बढ़ रहा। तो नेताओं में ये 4 जो थे, 4 का विचार पूरी तरीके से बाकी नेताओं से जो था अलग था, और बाकी जो नेता थे वो नरम दल थे। अब देखिए कि हम आते हैं घटनाक्रम पे कि जो 1907 में हुआ, 1907 में वो क्या हुआ कि सूरत में, सूरत कहाँ है? गुजरात, वेरी गुड। यहाँ ताप्ती नदी बहती है, उसी के तट पर जो है वो ये शहर बसा हुआ है, ठीक है। इस ताप्ती नदी के तट पर 26 दिसंबर, कब? 26 दिसंबर को कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, वार्षिक अधिवेशन आरंभ हुआ, ठीक है। अब ऊपर में जो घटना था वो ये 6 से संबंधित था कि यहाँ तक ये दल उभर करके सामने आ गए। अब नियम था हर साल कांग्रेस का अधिवेशन होता है, तो 6 और 7 के बीच का जो पीरियड है, दोनों अधिवेशनों के बीच में वो पेपरबाजी ये सब होता रहा और दल स्पष्ट रूप से दिखने लगे। यहाँ जो 26 दिसंबर को कांग्रेस का अधिवेशन आरंभ होने वाला, तो ये सब चीज याद रखिए। 7 सूरत, ताप्ती, 26 दिसंबर। क्यों? क्योंकि कांग्रेस का आमतौर पे अधिवेशन 28 दिसंबर को शुरू होता है। बात समझ आ रही है? यहाँ आप देख रहे हैं कि 26 दिसंबर, तो ये सब पर भी प्रश्न पूछा जाता है। अगर आप नेग्लेक्ट कर दीजिएगा, सूक्ष्म रूप से आप इस पर दृष्टिपात करते हुए नहीं रहिएगा, तो पढ़ करके भी इस विषय पर बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आप नहीं दे सकते। इसलिए एक एक चीज को सूक्ष्मता से समझिए और याद कीजिए। अब 26 दिसंबर को बैठक आहूत थी, प्रायोजित थी, लेकिन नेता सूरत में 15 दिन पहले ही से ही डेरा डाले हुए। कितना? और गरम दल के लोग नुक्कड़ सभा करके, भाषणबाजी करके, पेपरबाजी करके माहौल को गर्म किए हुए थे। माहौल को क्या किए हुए थे? गर्म। और गर्म करने का आधार क्या था? 4 प्रस्ताव। 4 प्रस्ताव की व्याख्या दोनों वर्ग अपने अपने ढंग से कर रहा था। जो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता बालगंगाधर तिलक दादा भाई नौरोजी ने की थी, तो उसमें पारित प्रस्ताव का जो व्याख्या था वो अस्पष्ट था, क्लियर नहीं था। सिर्फ एक सेंटेंस लिख दिया गया, स्वदेशी आंदोलन हो, कैसे होगा, कहाँ होगा, क्या होगा, ये सब कुछ नहीं। तो दोनों वर्ग जो था ना, इसकी अपनी अपनी व्याख्या कर रहा था। बात समझ में आ रही है? और 26 दिसंबर 1907 से पहले 15 दिन से गरम दल वाले तांडव कर रहे थे वहाँ। पहली बात।
दूसरी बात कि गरम दल वाले लोग बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। ये पहला अवसर था कि बाल गंगाधर तिलक अध्यक्ष बनने वाले थे। आपको यहाँ पर एक बात और बता दें, बाल गंगाधर तिलक इतने प्रॉम्प्ट लीडर कांग्रेस के, लेकिन कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष को नहीं बन पाए, क्योंकि जब जब बनने का अवसर आया तो कांग्रेस के अंदर इतना बड़ा विवाद खड़ा रहता था, वो नहीं बन पाते थे। एक अवसर तो ये था 7 में, और दूसरा अवसर 1917 में था, 18 में, और फिर 20 में बेचारे उनका इंतकाल ही हो गया। तो एकमात्र बड़े नेताओं में बाल गंगाधर तिलक थे, जो बड़े नेता कांग्रेस के होने के बावजूद भी, कांग्रेस को एक जन आंदोलन का दल बनाने के बावजूद भी, हिंदू मुसलमानों को एक करने के बावजूद भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। तो ये बातें जो है ना, याद रखिएगा, ठीक है। याद रखने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि आम तौर पे बहुत कम जगहों पे ऐसा व्याख्या आपको मिलेगा, और क्वेश्चंस पूछ देगा कि इनमें से कौन कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं थे। उसमें 3 नाम में इनका भी नाम रहेगा, बड़े बड़े नेताओं में, और एक अनपॉपुलर नाम दे देगा कोई। कांग्रेस की अध्यक्षता उन्होंने की अनपॉपुलर, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए जॉर्ज यूले दे देगा, या एमएन अंसारी दे देगा, बात समझ में आ रही है, या रणचंद्र दास छिंदोड़ दे देगा, बोलेगा यही तो यही होगा, ऐसा तो रणचंद्र दास छिंदोड़ नाम तुम सुना ही नहीं, तो मारो इसी को। जबकि 33 की अध्यक्षता उन्होंने दिल्ली की थी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो इसलिए जहां जहां पर आप मिस कर सकते हैं, यानी अपने प्रश्नों का उत्तर गलत कर सकते हैं, उसमें से एक क्षण ये भी है कि बाल गंगाधर तिलक ने इतने महत्वपूर्ण नेतृत्व के बावजूद भी, इतने महत्वपूर्ण गुणात्मक नेतृत्व के बावजूद भी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की। तो 7 में गरम दल वालों ने अपना नेता उनको चुना। अब अगर वो होते तो फिर जो ये 4 प्रस्ताव था वो उनके अनुरूप होता। तो कांग्रेस बंटने के कगार पर आ गई पहले भी। तो ठीक है, बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के पूर्व नीतियों के आलोचक थे, उदारवाद के समर्थक नहीं थे, स्वराज के समर्थक थे, लेकिन एक पक्ष ये भी था कि बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस को कोई फूट डालना नहीं चाहते थे कांग्रेस इंटैक्ट रहे, एक रहे। तो इसलिए उन्होंने अपने नाम का प्रस्ताव वापस ले लिया कि मेरे नाम की वजह से कांग्रेस में फूट का कहीं न पड़ जाए। इस वजह से इस अधिवेशन का जो अध्यक्षता किया वो किसने किया, ये काफी किसने किया? अंबिका चरण मजूमदार। सही हम बोल रहे हैं। देखें देखें रास बिहारी बोस, वही ना बोल रहे हैं। अंबिका चरण दास 16 का करेंगे, ठीक है। अध्यक्षता तो उसमें किसने किया? रास बिहारी बोस। गलती होता है तो मेरे दिमाग में बात आ जाती है। अंबिका चरण मजूमदार किसका करेंगे? 1916 के लखनऊ अधिवेशन का। तो रास बिहारी बोस को दोनों जो है वो ग्रुप जो है मान लिया कि ठीक है ये अध्यक्ष रहेगा, ठीक है। अब देखिए जब कांग्रेस का अधिवेशन, तो रास बिहारी बोस बताता है, रास बिहारी बोस को लिखा है, बोस बताता है, बोस लिखा है। अब जब घटनाक्रम क्या हुआ? घटनाक्रम ये हुआ कि अधिवेशन आरंभ होने के साथ
अधिवेशन आरंभ होते ही जो 1600 प्रतिनिधि, कुल प्रतिनिधि की संख्या कितनी है? 1600। यदि 1600 कांग्रेसी नेता यहाँ इकट्ठा हुए, ठीक है ना, और इकट्ठा होने के साथ ये 1600 प्रतिनिधि जो थे वो आपस में भिड़ गए। क्या हुए? आपस में भिड़ गए, यानी गर्मा गर्म बहस होनी शुरू हो गई। और परिणति क्या हुई कि साहब, ठीक है, कुछ लोगों के द्वारा, यानी कुछ प्रतिनिधि ऐसे थे द्वारा कुर्सी और चप्पल फेंका जाने लगा। ये कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार हुआ है। कुर्सी एवं चप्पल फेंका जाने लगा। और जब कुर्सी और चप्पल फेंका जाने लगा तो हुआ ये कि एक चप्पल जो है जाकर के स्टेज पर चला गया और वहां फिरोज शाह मेहता, जो काफी महत्वपूर्ण नेता थे, फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है साहब, ये चप्पल इनको लग गया, इनको लग गया। ठीक है, इसके बाद क्या हुई? पुलिस आई। स्वाभाविक सी बात है, ये तो दंगा हो गया भाई। तो क्या हुआ कि पुलिस ने सभा स्थल को खाली करवा दिया। पुलिस ने सभा स्थल को खाली करा। यानी कहने का मतलब यह है कि जो सूरत अधिवेशन था वो असफल हो गया। सूरत अधिवेशन हुआ ही नहीं। इस तरीके से अंग्रेज बड़े खुश हुए। लॉर्ड मिंटो जो भारत के वायसराय थे, उन्होंने मार्ले को चिट्ठी लिखी कि हमारा मकसद पूरा हो गया, अब कांग्रेस दो दलों में बंट गई और हमारा उद्देश्य पूर्ण हुआ। इसी प्रकार से मार्ले जो भारत सचिव थे, उन्होंने शाबाशी दी कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, अब हम लोग इत्मीनान की सांस ले सकते हैं। अब यहाँ पर जो व्याख्या है विषय का वो ये कि बाद का घटनाक्रम क्या हुआ। ये जो 26 दिसंबर 1907 ईस्वी को कांग्रेस विभाजित हो गई स्पष्ट रूप से गर्म दल और नरम दल। तो क्या हुआ? तो गर्म दल के जितने नेता थे पहले उनको देख लीजिए कि उनके साथ क्या हुआ। तो उसके बाद गर्म दल के नेताओं ने कुछ महीनों तक आंदोलन को जारी रखा। तो बाल गंगाधर तिलक पर मराठा में लेख लिखने के आधार पर मुकदमा चला और उन्हें 6 वर्षों के लिए कारावास का दंड दिया बाल गंगाधर तिलक को। हाँ, और मांडले जेल जो बर्मा में था वहां भेज दिया गया। अरविंद घोष पर पूर्व का एक मुकदमा चल रहा था, उसमें अंग्रेजों ने उन्हें माफी दे दी। तो उसके बाद उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया और अध्यात्म का रास्ता पकड़ लिया और पांडिचेरी में जाकर के अरुवेली आश्रम की स्थापना की। आज भी आप पांडिचेरी जाएंगे तो आपको अरुवेली आश्रम उनके द्वारा स्थापित जो है वो मिलेगा, बहुत भव्य। अरविंद घोष, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बाज़ाब्ता तौर पे घोषणा कर दी कि हमको अब राजनीति से कोई मतलब नहीं, बहुत बूढ़े हो गए थे, बहुत दिनों से आंदोलन कर रहे थे।
कांग्रेस के स्थापना में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका उनकी थी। जहाँ तक लाजपत राय की बात है तो वो 8 में चले गए लंदन अपने व्यक्तिगत कामों से, लौटे तो फिर 9 में फिर अमेरिका चले गए। तो इस तरीके से ये 4 नाम जो गरम दल के थे वो भारतीय राजनीति से हट गए। बात समझ में आई? अब बाकी बचे तो नरम दल के लोग, तो कांग्रेस पे उनका कब्जा हो गया और वो निष्क्रियता के स्थिति में कांग्रेस को लेकर चले गए, यानी कोई आंदोलन ही नहीं चला कांग्रेस के द्वारा। जबकि विपरीत पक्ष ये था कि युवाओं में राष्ट्रवाद उफान मान रही। तो इसकी परिणति क्या हुई कि जब कांग्रेस निष्क्रिय हो गई 7 के बाद, तो उसी के बाद भारतीय राजनीति में क्रांतिकारियों का उदय होता है, जिसमें भूपेंद्र नाथ दत्त, अश्विनी कुमार और वी.आर. सावरकर, ये सब नाम आते हैं। भवानी मंदिर, अनुशीलन समिति, ये सब क्रांतिकारी संस्थाएं बनी और 7 से लेकर के 15-16 तक अनुशीलन समिति अभिनव भारत के द्वारा जो है वो क्रांतिकारी घटनाओं को घटित करवाया। तो कांग्रेस निष्क्रिय हुई तो उसके स्थान पर राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारियों का, रेवोल्यूनिस्ट का उदय होता है। बात समझ में आ रही है? अब देखिए कि कांग्रेस की ये स्थिति बहुत दुखदाई थी बाल गंगाधर तिलक के, और जब वो मांडले जेल से वापस लौटे तो कांग्रेस को फिर से पुनर्जीवन, जो कांग्रेस निष्क्रिय थी उसमें सक्रियता प्रदान। तो ये घटना जो घटता है वो 1914 के बाद घटता है। तो अब जो अगला क्लास होगा उसमें हम 1914 के बाद की घटनाओं को पढ़ाएंगे और उसका विषय होगा होम रूल लीग आंदोलन। क्लियर? तो यहाँ तक छात्रों, एक मिनट रुकिए, सूरत विभाजन कांग्रेस का समाप्त हो गया। इसमें एक बात अपनी तरफ से ये जोड़ना चाहते हैं कि सूरत विभाजन से कुछ लाभ भी हुआ क्या हमें, यह सिर्फ नुकसान ही नुकसान हुआ। आपसे पूछना चाहते हैं कि आप इस प्रश्न का उत्तर कैसे दे सकते हैं? सूरत विभाजन से क्या कांग्रेस को सिर्फ हानि ही हानि हुई या कुछ लाभ भी हुआ? सर सीख मिला कि लाभ तो हुआ। क्या लाभ हुआ? कि आपस में घटना नहीं है। वेरी गुड। और हर नकारात्मक घटना भी फलदायी होती है। तो सूरत अधिवेशन का लाभ कांग्रेस को ये हुआ कि 2 ऐसे अवसर आए थे, एक 1924 में और एक 1936 में, जिसमें लगा था कि कांग्रेस फिर से टूट जाएगी, लेकिन पूर्व के दृष्टांत को ध्यान में रख करके कांग्रेस नहीं टूटी। इसलिए सूरत अधिवेशन का एक सकारात्मक पहलू ये कहा जा सकता है कि भविष्य में फिर कांग्रेस का विभाजन नहीं हुआ या कांग्रेस की टूट नहीं। तो इन्हीं बातों से यहाँ पर जो छूट गया था उसमें स्वराज की मांग चौथा मांग होगा। ठीक है।